देखिए, बात करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? देखिए, परमाणु, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे अब विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखिए, मैं आपको समझाऊं, पहले तो ये समझ लीजिए कि परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अणु, और अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व, और तत्वों से मिलकर बने होते हैं यौगिक। देखिए, परमाणु किन्हीं दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अणु, किन्हीं दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व, किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं यौगिक। आप यहाँ इसे इस तरह से समझिए, जिस तरह से एक मकान बना हुआ होता है, तो वह ये मकान है, तो ये किन से मिलकर बना होता? कमरों से, ठीक। और कमरे किन से मिलके बने होते हैं? दीवारों से। और दीवारें किन से मिली होती हैं? बनी होती हैं ईंटों से। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मकान का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा क्या है? ईंट है। तो इसी प्रकार यौगिक या किसी तत्व का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा परमाणु है। तो आप यह इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसे अब विभाजित नहीं किया जा सकता, और वह रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है परंतु वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। देखिए, जैसे कि ये मैंने परिभाषा लिख रखी है, परमाणु, एटम, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसे अब नहीं बांटा जा सकता परमाणु कहलाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक। जैसे कि Na का परमाणु है, कैल्शियम का परमाणु, पोटेशियम का परमाणु है, कैल्शियम का परमाणु है, इत्यादि। अब देखिए, परमाणु की संरचना पढ़ते हैं। परमाणु की संरचना कैसे होती है? तो मैं जैसे आपको भी स्ट्रक्चर बना के, ये स्ट्रक्चर बना हुआ भी है और बाकी मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। देखिए, ये एक परमाणु का स्ट्रक्चर है, परमाणु की संरचना है। देखिए, ये परमाणु है पूरा। इसमें क्या होता है? परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। जिस तत्व का वह परमाणु होगा उसके हिसाब से उस परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जैसे कि उसमें जितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। बाकी जो है, किसी में कक्षाएं ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, लेकिन उसका बनाने का नियम यही होता है। बीच में नाभिक होता है, उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। अब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिख रखा है, ये नाभिक हो गया, ठीक। ये मैंने इस पे लिख दिया नाभिक, और ये नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन हो गए। ये कक्षाएं हो गई, ये देखिए, ये कक्षाएं हो गई KLMN। इन कक्षाओं का नाम KLMN होता है। और इनके अंदर, इन कक्षाओं के अंदर भी एक उपकक्षाएं होती हैं, जिसमें पहली कक्षा में S उपकक्षा होती है, दूसरी में S और P होती है, तीसरी में SPD होती है, चौथी में SPDF होती हैं। तो देखिए, जैसे कि अब अगर हम ये पूरी एक संरचना हो गई। जब संरचना को अगर हम इसकी को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं को KLMN के नाम दिया जाता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और कक्षाओं में उपकक्षाएं होती हैं। पहली में S उपकक्षा होती है, दूसरी में SP होती है, तीसरी में SPDF होती है, चौथी में SPDF होती है, ठीक। तो ये पूरी, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो ये पूरे क्या हो गया? एक परमाणु की संरचना हो गई है, जिस तरह से परमाणु बना हुआ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है? संरचना, किसी भी परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है।
अर्थात वह उदासीन होता है। नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और देखिए अगला क्या है, और इन कक्षाओं में KLMN के नाम से, इन कक्षाओं को KLMN के नाम से जानते हैं। और इन कक्षाओं में उप कक्षाएं भी होती हैं, जैसे कि देखिए मैंने बताया था कि ये कक्षाएं हैं, ये KLMN कक्षाएं, लेकिन इन कक्षा में भी उप कक्षाएं हैं। S, पहली में K में S है, L में S और P है, और M में SPD है, और N में SPDF है। इन कक्षाओं के अंदर भी उप कक्षाएं होती हैं। ठीक, K में S उपकक्षा होती है, और P में L में S और P होती है, और M में SPD होती है, N में SPDF होती है। देखिए मैंने ये डिटेल करके लिख दी है, K में S, L में SP, M में SPD और N में SPDF। अब देखिए इनमें उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, P में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, D में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। देखिए अब ये जो हमारे मूल कण हैं, इन्हें मूल कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है। तो इन पर कौन सा आवेश होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इनकी खोज किसने की और कौन सी सन में की, इसकी डिटेल और जान लेते हैं हम। देखिए ये ट्रिक है, ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, मतलब थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। कितने में की, 1857 में। पर, ये शब्द आया पर। पी से प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड। देखिए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की 1920 में। एन से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो ये हो गया न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने 1932 में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कौलम। प्रोटॉन का इसका जस्ट अपोजिट, ये -19 है, ये +19 है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट आवेश होता है। ये इस पर माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। तो जितना माइनस होता है इसका जस्ट ऑपोजिट इसका प्लस होता है। देखिए एक का याद करने की जरूरत है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो प्रोटॉन का ऑटोमेटिक नाम याद, आवेश याद हो जाएगा, सिर्फ हमें प्लस बताना है। 1.6 × 10⁻+19। द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg में। ठीक, और इसका 1.67 × 10⁻17 kg में। और इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान सेम होता है। ठीक, ये हमने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड की प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम